नया सवेरा के प्रायोजक हैं LIC, हर पल आपके साथ। नमस्कार, एक नई सुबह में मैं संध्या लेकर हाजिर हूँ आपका पसंदीदा शो नया सवेरा। नया सवेरा में आज आपको बताएंगे एक देश एक चुनाव से जुड़ी हुई अपडेट, साथ ही साथ सावन का पवित्र महीना भी आज से शुरू हो गया है, तो आपको लिए चलेंगे प्रसिद्ध शिवालयों में भी और करवाएंगे भोले के दर्शन। कांवड़ यात्रा के लिए क्या क्या किए जा रहे हैं प्रबंध अपने रिपोर्टर से जानेंगे और बताएंगे आपको मौसम का हाल भी। होगा हमारा खास सेगमेंट अखबारों की सुर्खियां भी। तो आइए नया सवेरा की करते हैं शुरुआत टॉप हेडलाइंस के साथ। एक देश एक चुनाव से जुड़े विधेयक पर कानूनी विशेषज्ञों के साथ जेपीसी की बैठक आज। पूर्व सीजेआई चंद्रचूड़ और जेएस खेहर के साथ होगा विमर्श। सावन का महीना शुरू होते ही मंदिरों में उमड़ी शिव भक्तों की भीड़। दिल्ली से देवभूमि तक हर हर महादेव की गूंज, कांवड़ियों की सुविधा और सुरक्षा के व्यापक इंतजाम। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो कुआलालंपुर में अपने चीनी समकक्ष वांग यी से करेंगे मुलाकात। ताइवान और टैरिफ रहेगा बातचीत का प्रमुख एजेंडा। देश भर में बारिश का दौर जारी, अनेक इलाकों में जनजीवन पर असर। पहाड़ों और मैदानी इलाकों में आज भी मूसलाधार बारिश के आसार। और लॉर्ड्स टेस्ट में पहले दिन का खेल खत्म होने तक इंग्लैंड ने 4 विकेट पर बनाए 251 रन। नीतीश रेड्डी ने एक ही ओवर में चटकाए 2 विकेट, जो रूट शतक से 1 रन की दूरी पर। तो आइए नया सवेरा की करते हैं शुरुआत। आज से सावन का पवित्र महीना शुरू हो गया है। अब 9 अगस्त यानी 1 महीने तक हर शिवालय में हर हर महादेव की गूंज कुछ और भी तेज सुनाई देगी। ये महीना भगवान शिव को बहुत प्रिय माना जाता है। कहा गया है कि इस दौरान भोलेनाथ की पूजा अर्चना करने से विशेष लाभ प्राप्त होता है। सावन में रुद्राभिषेक का भी विशेष महत्व है। इस पवित्र महीने में हर सोमवार को रुद्राभिषेक करने से महादेव प्रसन्न होते हैं। शिवलिंग पर दूध, जल, बिल्वपत्र, धतूरा, भांग, पुष्प आदि अर्पित कर भक्तगण भगवान भोलेनाथ की आराधना कर रहे हैं। जलाभिषेक और रुद्राभिषेक के साथ शिव भक्तों की ओर से महामृत्युंजय पाठ किया जा रहा है। बात उज्जैन, दिल्ली, हरिद्वार, अयोध्या, वाराणसी, प्रयागराज की हो, हर जगह शिवालय में शिव भक्त शिव की आराधना में लीन है। सावन के पहले दिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर में विशेष पूजा अर्चना की। सीएम योगी ने भगवान शिव की आराधना की और विधिवत तरीके से रुद्राभिषेक भी किया। इसके बाद उन्होंने हवन भी किया।
और अब बात कांवड़ यात्रा की। सावन के पवित्र महीने की शुरुआत के साथ ही कांवड़ यात्रा भी आज से शुरू हो रही है। कांवड़ यात्रा को लेकर शिव भक्तों में जबरदस्त उत्साह का माहौल है। भगवान शिव के लाखों भक्त अपनी कांवड़ में हरिद्वार, गंगोत्री और गोमुख से गंगा जल भरकर लाते हैं और उससे भगवान शिव का जलाभिषेक करते हैं। तो कांवड़ यात्रा पर ही देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। न ये सिर्फ एक यात्रा है, ना ही सिर्फ जल लाने की परंपरा। यह है एक जज्बा जो शिव तक पहुंचाता है, हर कदम, हर सांस, हर तपस्या के साथ। कहते हैं कि सतयुग में रावण ने भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए गंगा जल से उनका अभिषेक किया था। तभी से शुरू हुई ये परंपरा, पवित्र गंगा जल को लाकर शिवलिंग पर चढ़ाने की परंपरा। आज लाखों शिव भक्त हरिद्वार, ऋषिकेश, गंगोत्री, गौमुख जैसे तीर्थों से गंगा जल लेकर अपने अपने शहरों के शिवालयों में चढ़ाते हैं। हजारों की संख्या में कांवड़िए सैकड़ों किलोमीटर पैदल चलते हैं, बस एक ही मंत्र के साथ, बोल बम, हर हर महादेव। तेज धूप हो या बारिश, कंधे पर झूलती कांवड़, मन में शिव का नाम और हर पग पर त्याग का संकल्प। न कोई जूता, न आराम, सिर्फ एक आस्था जो हर थकान को हर लेती है। हर साल करोड़ों श्रद्धालु शामिल होते हैं इस कांवड़ यात्रा में। वर्ष 2024 में 4 करोड़ से अधिक कांवड़िए शामिल हुए। 278 विश्राम शिविर लगाए गए, 25,000 पुलिस कर्मी तैनात हुए, 1200 सीसीटीवी कैमरे और ड्रोन से निगरानी की गई। 200 से अधिक मोबाइल मेडिकल यूनिट्स तैनात रहीं। 400 किलोमीटर से ज्यादा कांवड़ पथ सुरक्षित किया गया। और तो और 10,000 से अधिक सफाई कर्मी हर दिन सेवा में लगे रहे। सरकार, प्रशासन और समाज, हर कोई सेवा भाव से जुड़ा। कभी कोई राहगीर को पानी पिलाता है तो कहीं कोई कांवड़िया दूसरे को सहारा देता है। ये सिर्फ यात्रा नहीं, ये समाज के शिवमय हो जाने की प्रक्रिया है। कांवड़ सिर्फ जल नहीं लाती, वो साथ लाती है श्रद्धा, समर्पण और शिव से मिलने की चाह। जब शिव बुलाते हैं तो पांव नहीं, आस्था चलती है। हर हर महादेव। वहीं उत्तराखंड के काशीपुर में कांवड़ मेले की तैयारियों को लेकर एक दिन पहले अंतर्राज्यीय समन्वय बैठक बुलाई गई। इस बैठक में उत्तर प्रदेश के अधिकारियों ने भी भाग लिया। समन्वय बैठक का उद्देश्य कांवड़ियों के लिए सुव्यवस्थित, सुगम, शांतिपूर्ण माहौल प्रदान करना है। कांवड़ यात्रा के दौरान हुड़दंगियों, उपद्रवियों, आपराधिक तत्वों पर पैनी नजर रखी जाए। दोनों प्रदेशों के अधिकारी फोन नंबर और ट्रैफिक डाइवर्जन प्लान आपस में साझा करेंगे और संयमित होकर कार्य भी करेंगे। विरोधाभासी पोस्टर, बैनर्स, गतिविधियों पर पैनी नजर रखी जाएगी। कांवड़ यात्रा के दौरान दोनों प्रदेशों के QRT टीमें भी तैनात रहेंगी। दीपक रावत ने लोगों से अपील करते हुए कहा है कि सोशल मीडिया पर संवेदनशील और भड़काऊ पोस्ट ना करें ताकि धार्मिक सौहार्द बना रहे। परिचय देते हुए ऑपरेशन सिंदूर की थीम पर एक कावड़ तैयार की गई है। इस ऑपरेशन सिंदूर कावड़ को बनाने में हिंदू शुरू हो गया है। कावड़ यात्रा निकलेंगी और उसके साथ साथ संदेश भी दिया जा रहा है। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर गंगा जमनी तहजीब भी देखने को मिल रही है, जहां ऑपरेशन सिंदूर का संदेश देते कावड़िए निकलेंगे। पहले बिल्डोयर वाली कांवड़ बनाई थी, वो हमारी काफ़ी फेमस रही थी, तो इसे दिमाग में रख के थोड़ा भी जो पहलगांव में हादसा हुआ था उसे सोचकर हमने आइडिया हमारे प्लान में इसमें हमने राइफल लगाए हैं और तोप लगाई हैं। और बाकी ये लड़की है जो धर्म पूछ के, हाँ जी, धर्म पूछ के उन्होंने कहा था
मोदी को बताना, ये संदेश दिया है। ये कांवड़ हमने ही बनाई है, सबने मिलके, ये हमारी सारी टीम खड़ी है। ये आपसी भाईचारे की मिसाल इसमें हमने पेश करी है। इसमें मैंने पीछे का पिलरों का काम करा। सरकार की जो एक मुहिम रही ऑपरेशन सिंदूर की, और उन्होंने इतनी जल्दी 4 दिन के अंदर इस ऑपरेशन को कंप्लीट करा, उसी से हमने प्रेरणा लेकर हमने एक कावड़ तैयार करी है। और सबने मिलकर वैसे एक हिंदू मुस्लिम के सौहार्द के अनुसार हमने इस कावड़ को तैयार करा है। सब बच्चे भी लगते हैं और सब बड़े भी इस कावड़ को बनाने में वो करते हैं। और ये छोटे छोटे बच्चे हैं, स्कूल से आए हैं और ये हमारे साथ सेवा में लगते हैं। जो कावड़ के लिए जो तैयार कर रहे हैं ये सब सामान, सबसे बड़ी बात ये है कि मस्जिद के सामने, और जो चीज़ की भी ज़रूरत पड़ती है, लाइट की हो, पानी की हो, या हमारे सहयोग मुसलमान हिंदू मिल करके इसको तैयार करते हैं। और मैं जो देख रहा हूँ कि ये ऑपरेशन सिंदूर है, इस ऑपरेशन सिंदूर से पूरे देश को, पूरी दुनिया को बता दिया गया कि ऑपरेशन सिंदूर से हमने जो दुश्मनों को धूल चटाया है, लोगों को याद दिलाने के लिए कि हमने उस ऑपरेशन सिंदूर के साथ साथ हमारे देश के नौजवान, जो भविष्य हमारे देश के, वो इस चीज़ों को लेकर के एक अपने अंदर वो ताकत और हिम्मत बढ़ाने का काम करते हैं कि अगर कभी देश को ज़रूरत पड़े तो हिंदू मुसलमान सब मिलकर हम एक आवाज़ पर खड़े हो जाए और दुश्मनों को धूल चटाने का काम करें। तो देख रहे थे आप कि सावन का पवित्र माह आज से शुरू हुआ है और साथ ही साथ कावड़ यात्राएं भी जगह जगह से निकलेंगी। भोले का अभिषेक करने के लिए दूर दूर से पवित्र जल लेकर के ये कावड़िए निकलेंगे और भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करेंगे, श्रद्धा भाव से शीश नवाएंगे। और आप देख रहे थे कि किस तरह से ऑपरेशन सिंदूर भी इन कावड़ियों के साथ संदेश देता हुआ नजर आएगा। आपको बताएं कि ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के किस तरह से हर वर्ग, हर धर्म एक संदेश देगा। इस पवित्र माह में ऑपरेशन सिंदूर की याद भी दिलाएगा और साथ ही साथ सेना को सलाम करते हुए भी ये कावड़िए निकलेंगे। आज चारों तरफ जय घोष है, भोले का भक्ति है, भोलेनाथ की, जहां जाएं वहां देखें और सिर्फ एक जल में मान जाने वाले शिव। तो भोले की भक्ति में आज पूरा देश सराबोर है। जगह जगह से तस्वीरें भी हम आपको लगातार बता रहे हैं कि आज किस तरह से सावन माह की शुरुआत हुई है और हर भक्त भोले की भक्ति में अपनी अपनी श्रद्धा के अनुसार लगा हुआ है। कहीं रुद्राभिषेक चल रहा है, कहीं महामृत्युंजय का जाप हो रहा है, पूजन अर्चन का दौर लगातार जारी है। मंदिरों की अगर हम बात करें तो भोले को मनाने के लिए लंबी लंबी कतारों में भक्त लगे हुए हैं। भोले हमारे साथ हमारे सहयोगी संवाददाता विकास जुड़ गए हैं लखनऊ से, उनके पास सीधे आपको लिए चलते हैं। विकास, सबसे पहले तो ये बताइए, सावन का पवित्र माह आज से शुरू हुआ है, किस तरह का नज़ारा है? हर कोई भक्ति में लीन है। और वहीं कावड़ यात्रा की अगर बात करें तो किस तरह के प्रबंध नजर आ रहे हैं? जी बिल्कुल, आज से सावन का पवित्र महीना शुरू हो गया है और कांवड़ यात्रा निकलती है। इसमें विशेष महत्व होता है। इस कांवड़ यात्रा के मद्देनजर पुलिस के द्वारा व्यापक प्रबंध किए गए हैं। पूरे प्रदेश में लगभग 29,000 से ज़्यादा सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। 400 के तकरीबन ड्रोन निगरानी रखेंगे। जल सेवा पुलिस रहेगी। इसके साथ साथ राजपत्रित अधिकारियों के साथ हजारों पुलिसकर्मी, पुलिस बल तैनात किए गए हैं कि कांवड़ियों की जो भक्ति भाव है उसमें किसी प्रकार की कोई कमी न रहने पाए। हर रास्ते पर चौकसी रहेगी। पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में खास विशेष इंतजाम होते हैं। सावन की शिवरात्रि तक कांवड़ यात्रा वहां पर चलती है। उस दिन महाअभिषेक होता है भोलेनाथ का, तो वहां पर एक विशेष प्रबंध किए गए हैं। साथ साथ काशी विश्वनाथ आने वाले मार्गों पर, खासतौर से NH1 पर भी एक तरफ बैरिकेडिंग कर दी जाती है। कांवड़ यात्रा के लिए, विशेष कांवड़ियों के लिए ये मार्ग सुरक्षित कर दिया जाता है। तो जहां जहां से कांवड़ निकलती है उस पूरे मार्ग पर खान पान के विशेष प्रबंध किए गए हैं। वहां पर होल्डिंग एरिया बनाए गए हैं जहां पर कांवड़ यात्री रुक सकें। साफ सफाई के विशेष इंतजाम किए गए हैं और खास तौर से यात्रा की पवित्रता बनी रहे। ये तमाम सारे कांवड़िए जो निकलते हैं व्रत रहते हैं, तो वहाँ पर जो खान पान की शुद्धता है वो बरकरार रहे, उसके लिए खास तौर से जो खान पान के ढाबे वाले हैं उनके मालिकों के नाम पट्टिका लगाने के निर्देश दिए गए हैं।
जिनकी चेकिंग भी की गई थी, काफी ज्यादा चर्चा में रहा था। तो किसी भी प्रकार से भक्ति भाव में कोई कमी न रहे, एक निश्चित जो डीजे रहता है उसकी एक ऊंचाई मानक के अनुसार तय की गई है कि उतना ही ये रहे और डीजे की ऊंचाई रहे, और जो कांवड़ यात्रा निकल रही है वो सुगमता पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक, भक्ति पूर्वक निकले और पूरे जोश और रंग में जो है कह रहे हैं निकले कांवड़िए और भगवान शिव का जलाभिषेक करें। वैसे आज से सावन का महीना शुरू हो गया है, तो तमाम गृहस्थ लोग भी जो कांवड़ यात्रा में नहीं निकलते हैं वो भी आज से भगवान शिव का पूजन अर्चन करते हैं। ऐसे में तमाम सारे मंदिरों को विशेष सजाया गया है। हमारे पीछे भी शिवालय है, यहाँ पर भी सुबह से ही लोग स्नान कर कर यहाँ पर पूजन अर्चन कर रहे हैं। रुद्राभिषेक का विशेष महत्व होता है। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी आज के ही दिन से गोरखपुर में मौजूद जो है अपने रुद्राभिषेक करेंगे। तो तमाम सारे लोग जिनकी भगवान शिव में आस्था है वो इस महीने में विशेष पूजन अर्चन करते हैं और भगवान शिव की भक्ति में लीन रहते हैं। और शिव ही वो तत्व है, कण कण में शिव व्याप्त है। आज लखनऊ का एक विशेष नजारा भी देखा हमने कि सुबह से बारिश हुई यहाँ पर और यहाँ के कंकड़ को नहला दिया। माना जाता है कि हर कंकड़ में शिव है, हर जगह शिव है। तो शिवत्व को प्राप्त करने का ये विशेष माह होता है कि सबको भगवान शिव देवों के थे, दानवों के थे, सभी के थे। तो ऐसे में हर व्यक्ति भगवान शिव को पूजता है। भगवान शिव का कृपा पाने के लिए ये विशेष महीना बहुत ही खास होता है। बिल्कुल, देवाधिदेव महादेव की आस्था सभी में नजर आ रही है। विकास, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ देवभूमि से रेणु उप्रेती भी जुड़ गई हैं। रेणु, आपसे जानना चाहेंगे देहरादून का किस तरह का नजारा है? आज से पवित्र माह की शुरुआत है, भक्तों की आस्था किस तरह से देखी जा रही है? कांवड़ यात्रा की भी आज से शुरुआत है। जी बिल्कुल संध्या, आज 11 जुलाई से सावन का पवित्र माह शुरू हो गया है और देवभूमि उत्तराखंड जहां कड़कड़ में देव वास करते हैं, एक बहुत ही अच्छा माहौल भक्ति में हम कह सकते हैं यहाँ पे बना हुआ है। सुबह से ही जो श्रद्धालु है मंदिर में आ रहे हैं, शिवलिंग में जल चढ़ा रहे हैं, भगवान भोलेनाथ का जल अभिषेक कर रहे हैं। और अगर हम बात करें कांवड़ यात्रा की, तो आज 11 जुलाई से उत्तराखंड में कांवड़ यात्रा भी शुरू हो गई है। और ऐसे में कांवड़ियों का जो एक जत्था निकलता है मार्गों से होते हुए, तो अपने आप में वो नजारा देखने लायक होता है। भोले के जयकारे लगाए जाते हैं और ऐसे में उनकी सुरक्षा का विशेष ध्यान रखा गया है। अगर हम हरिद्वार की बात करें तो मेला क्षेत्र को 16 सुपर जोन, 37 जोन और 134 जो है सेक्टर में विभाजित किया गया है। इसके साथ ही 4000 से अधिक पुलिस अर्धसैनिक बल हैं जो उनकी सुरक्षा में तैनात किए गए हैं। इसके साथ ही क्योंकि कांवड़िए देखिए दूसरे राज्यों से आते हैं, उत्तर प्रदेश से आते हैं, वो अन्य राज्यों से आते हैं, तो ऐसे में अगर हम उत्तराखंड की बात करते हैं तो इस तरह मानसून यहाँ पे चल रहा है और पर्वतीय ये क्षेत्र है, बारिश का समय रहता है, तो उनसे खास अपील ये की गई है कि वो नदियों के किनारे ना जाएं और नदियों के आसपास जाकर सेल्फी ना लें, क्योंकि सुरक्षा उनकी काफी जरूरी यहाँ पे हो जाती है। और अगर हम बात करें चप्पे चप्पे पर पुलिस जो है उनको कहीं भी कोई हेल्प की अगर जरूरत पड़ती है तो उनकी मदद के लिए यहाँ पे तैयार है। इसके साथ ही अगर हम सोशल मीडिया की बात करें, क्योंकि भक्ति में माहौल जो है पूरे सावन में रहता है, कांवड़ियों के पोस्ट जो है हम देखते रहते हैं, तो ऐसे में कोई भड़काऊ बयान उनकी तरफ से ना हो, इस पर भी विशेष निगरानी रखी जा रही है। बिल्कुल रेणु, और दिल्ली से हमारी सहयोगी संवाददाता सुयश भी हमारे साथ जुड़ी हुई है। ग्राउंड जीरो से हमारे सभी संवाददाता विकास लखनऊ से जुड़े हुए हैं। रेणु देहरादून से तमाम जानकारी हमसे साझा कर रही थी और दिल्ली की बात करें तो सुयश हमारे साथ जुड़ गई हैं। सुयश, आपसे जानना चाहेंगे राजधानी का हाल, किस तरह से भक्तिमय माहौल आज देखने को मिल रहा है? सावन का पवित्र माह की शुरुआत हो गई है। मंदिरों की अगर बात करें तो निश्चित तौर पर भक्तों का लंबी लंबी कतारों के साथ तांता लगा हुआ होगा। बिल्कुल संध्या, हर हर महादेव हमारे सभी दर्शकों को। अभी मैं यहाँ दूधेश्वर महादेव के मंदिर में हूँ और आप देखिए मंदिर के जो गर्भगृह में श्रद्धालुओं का जो उत्साह है वो देखते बन रहा है। सावन महीने का पहला दिन है, आज से पूरे एक महीने तक जो उल्लास रहने वाला है, जो उत्साह श्रद्धालुओं में है, उसे आप देखिए महादेव का ये जो पर्व है उसको मनाएंगे पूरे महीने भर। और छोटे छोटे बच्चे भी हाथ में जल का लोटा लेकर के आए हैं भगवान महादेव पे अर्पित करने के लिए, भगवान चढ़ाने के लिए। बुजुर्ग हैं, युवा हैं, सभी लोग यहाँ आए हुए हैं पूरी श्रद्धा के साथ में भगवान शिव को। और कहते भी है ना, महादेव हैं, नंदीश्वर हैं, उन्हें मन से आप पुकारिए तो जो चाहे वो मिल जाता है। और आज यहाँ इस प्रांगण की अगर मैं बात करूँ तो आप देखिए घंटों से गूंज रहा है पूरा प्रांगण। श्रद्धालु हर हर महादेव के जयकारे लगा रहे हैं। यहाँ हमारे साथ है, कहाँ से आई है दीदी? विजयनगर बाबू। विजयनगर बाबू, दर्शन किए महादेव? हाँ, अच्छे लगे, अच्छा लग रहा है, उत्साह दिख रहा है।
तो देखिए आप श्रद्धालुओं में पूरा उत्साह है। या हमारे साथ अभी जैसा उन्होंने बताया कि उन्होंने दर्शन किए, एक लोटा जल से प्रसन्न होने वाले महादेव। और सावन के महीने में तो कहते हैं ना कि जिसको जो चाहिए वो मिल जाता है, चाहे वो कन्याओं के लिए अपना मनचाहा वर हो या फिर आप उनसे किसी भी शक्ति की कामना रखें, वो सभी आपकी पूर्ण हो जाती है। यहाँ पूरे महीने आप देखिए आज से कांवड़ यात्रा की भी शुरुआत हो जाएगी। लोग निकलेंगे और जाएंगे हरिद्वार से जल लेने के लिए और अपनी ज्योतिर्लिंग और अपने जितना भी मंदिर है पास के उनका पर जो भगवान का अभिषेक है उस जल को अर्पित करेंगे। तो आज से ये पूरा पर्व लगातार आप देखिए सावन के महीने आपको पूरा हर्षोल्लास देखने को मिलेगा। यहाँ मंदिर में जो उत्साह है आप देखिए, सभी अपने अपने तरीके से भगवान की आरती कर रहे हैं, आराधना कर रहे हैं, अपनी मनोकामना मांग रहे हैं। आप देखिए कहाँ से आई हैं दीदी आप? हम गौशाला फाटक से आए हैं। गौशाला से आए दर्शन किए महादेव के? जी हाँ। और ये स्वयंभू महादेव है। आपको बता दूं संध्या कि ये स्वयंभू महादेव है, लगभग 5000 साल पुराना ये मंदिर है कहा जा रहा है। और यहाँ पर रावण ने भी तपस्या की थी, क्योंकि रावण के जो पिता थे उनका ये जो तपोभूमि है वो माना जाता है और यहाँ तपस्या की थी। और जैसा हम जानते हैं कि रावण प्रकांड पंडित थे और उन्होंने महादेव के लिए जिस तरीके की जो रचनाएं की हैं वो अद्भुत हैं, जो उन्होंने जिस तरीके से मंत्रोच्चारण किए हैं। और यहाँ जो पूजा अर्चना की जा रही है, इसकी मान्यता है कि इस मंदिर में जो भी आता है और मन से मांगता है, यकीनन महादेव उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण कर देते हैं। देखिए भीड़ जरूर है, लेकिन कितने अनुशासन के साथ में एक एक करके आते जा रहे हैं। निकलने का वहां से पूरी तैयारी की गई, यहाँ से जा रहे हैं भक्तगण और एक कतार में आ रहे हैं वापस। एक लोटा जल और अपनी पूरी श्रद्धा के साथ महादेव को मनाने की कोशिश कर रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे भी हैं यहाँ पर संध्या जो आ रहे। कहाँ से आई है भैया आप? कहाँ से आई है दीदी? प्रताप बिहार से आई हूँ। मेरा प्रताप बिहार संतोष मेडिकल के पास से आई हूँ। मेरा ऑपरेशन बोला था, अब 2 साल हो गए। बाबा की बहुत कृपा है। बाबा जी की कृपा है। आपका हो गया ऑपरेशन? नहीं हुआ। नहीं हुआ? नहीं हुआ। स्वस्थ हो गए बिना ऑपरेशन? स्वस्थ हो गई। तो देखिए ऑपरेशन बता दिया था, ये है आस्था की शक्ति। और कह रहे हैं कि हमारे बाबा ने हमारा ऑपरेशन भी कैंसिल करा दिया, जो कि डॉक्टर्स ने कहते हैं ना कि ठीक है दवा जरूरी है, लेकिन दवा से ज्यादा दुआ काम करती है। और यहाँ ये दीदी यही बताना चाह रहे हैं। रोज ही डेली आती हूँ मैं। रोज आते हैं आप? तो यहाँ इस तरीके के कई ऐसे श्रद्धालु आप कहाँ से आई हैं? शाहदरा से। शाहदरा से आई। वही भूत भावन है, दर्शन करने भीड़ ज्यादा है। पहली बार एक बार जोर से जयकारा लगा दीजिए। जय बोले की। बिल्कुल सुयश, आप हमारे साथ बने रहिए और विकास आप भी हमारे साथ बने रहिए। आप सभी सहयोगी संवाददाता हमारे साथ बने रहिए। फिलहाल एक छोटा से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद फिर लौटेंगे और फिर बात करेंगे आज के सावन के इस पवित्र माह की। डिलीवरी बॉय हैज पिक्ड योर ऑर्डर। अरे भाई पता है भूख लगी है। 30 मिनट का मैसेज नोटिफिकेशन आया था ना। मैसेज के सारे थोड़ी बैठ सकते हैं। कल आपने कुछ शेयर्स बेचे थे ना? हाँ, तो चेक किया? मैसेज आया तो था। सिर्फ मैसेज काफी नहीं है। आप शेयर मार्केट में कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं ना, तो स्टॉक एक्सचेंज से आए SMS या ईमेल को अपने डीमैट अकाउंट और बैंक स्टेटमेंट के साथ भी टैली कीजिए। बेटा भूख में ना दिमाग बंद हो जाता है। सोचकर समझकर इन्वेस्ट कर। मेरी पसंद। मेरी पसंद। मेरी पसंद। मेरी पसंद। हमारी पसंद। हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। और ब्रेक के बाद नया सवेरा में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हम बात कर रहे हैं सावन के पवित्र माह की, जिसको लेकर के आज चहुओर हर्षोल्लास नजर आ रहा है। हर कोई भोले की भक्ति में लीन है। ग्राउंड जीरो से हमारे संवाददाता भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो साफ तस्वीरें दिखा रहे हैं कि किस तरह से भक्तों में आस्था नजर आ रही है। और देहरादून से हमारी सहयोगी संवाददाता हमारे साथ रेणु जुड़ी हुई हैं। रेणु, आपसे जानना चाहेंगे, देवभूमि है, किस तरह की आस्था नजर आ रही है? कांवड़ यात्रा की शुरुआत है, क्या किसी तरह के रूट डाइवर्जन भी किए गए हैं? किस तरह की व्यवस्थाएं की गई हैं खास तौर पर कांवड़ यात्रियों के लिए? साथ ही साथ अगर शिव मंदिरों की, शिवालयों की अगर हम बात करें तो किस तरह से आज साज सजावट की गई है?
जी बिल्कुल, देखिए सावन का पवित्र माह शुरू हो गया है और अगर हम किसी भी शिवालय मंदिर में जाते हैं तो सुबह से ही भक्त वहाँ पे कतारों में लगे हुए हैं और शिवलिंग पर जल चढ़ा रहे हैं। बात अगर कांवड़ यात्रियों की जाए तो उनके लिए भी सुरक्षा के चप्पे चप्पे पे इंतजाम किए गए हैं। इसके साथ ही कांवड़ियों के लिए, क्योंकि देखिए देहरादून से होते हुए हरिद्वार, ऋषिकेश और उत्तरकाशी गोमुख के लिए वो रवाना होते हैं, तो ऐसे में रूट डाइवर्ट भी यहाँ पे किया गया है। और क्योंकि देखिए बाहर से कई यात्री आते हैं तो रूट डाइवर्जन की यहाँ पे व्यवस्था की गई है और बहुत ही अच्छे से उनको जो है गंगा जल उनको ले जाने के लिए यहाँ पे प्रावधान किया गया है। और मंदिरों में जो है बहुत ज्यादा भक्तिमय माहौल इस समय हम देख रहे हैं। मेरे साथ पंडित जी भी यहाँ पे मौजूद है, अगर हम उनसे भी सावन माह के बारे में जानकारी लेते तो वो भी हमें बहुत अच्छे से बता पाएंगे। पंडित जी, सावन माह कितना खास है अभी अगर हम देखें पूरे देश के लिए? जी बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों की न्यूज के लिए। देखो, सावन का महीना जो होता है वो बहुत पवित्र पूर्ण महीना होता है। 3 महीने सावन, भाद्रपद और आश्विन, जब तक ये वर्षा ऋतु रहती है। और ये पवित्र मास लौकिक दृष्टि से भी इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें सब पवित्र हो जाता है। हमारी जो ये वर्षा ऋतु है, नदी नालों को साफ करते हुए इस धरती की जितनी भी हम लोगों ने गंदगी कर रखी है, इन्हीं महीनों में वो सफाई होती है। इसलिए ये पवित्र मास है। तो भगवान शंकर की भक्ति के लिए ये बहुत पुण्य मास होता है। 1 लोटा जल चलाने से सारे कष्ट दूर होते हैं। बोले बाबा, रोग हर कष्ट हर, हर हर महादेव, इसीलिए हर हर कहते हैं। सभी दुखों को हरने वाले हैं और भगवान अनेक हैं और ईश्वर एक है। भगवान तो हमारे विष्णु जी हैं, राम जी भी हैं, हनुमान जी भी हैं, अनेक भगवान, लेकिन ईश्वर क्या है? एक है। ये मास जो है श्रावण का ईश्वर की भक्ति के लिए उचित माना गया है। जप तप अनुष्ठान ग्रहों के बिल्कुल रेणु, शिव की लीला अपरंपार है और इसीलिए आज से हर कोई भक्ति में लीन नजर आ रहा है। लखनऊ से हमारे संवाददाता विकास भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विकास, पवित्र माह है, प्रकृति भी अपने शबाब पर होती है, सावन की शुरुआत होती है। जिस तरह से आप बता रहे हैं कि सड़कें भी गीली हैं, यानी कि बारिश भी हो रही है और कहीं ना कहीं ये जो सावन का महीना है मन में एक खुशी के साथ साथ उत्साह भी लेकर के आता है, जो हम हर तरह से हर धर्म के साथ देखने को मिलता है। चातुर्मास की भी शुरुआत आज से हो जाती है, तो हम देख रहे हैं कि कांवड़ यात्राओं की भी शुरुआत आज से हो जाती है। अगर हम खास तौर पर व्यवस्थाओं की बात करें तो किस तरह की व्यवस्था, किस तरह के प्रबंध किए गए हैं प्रशासन की तरफ से, और साथ ही साथ कांवड़ियों में उत्साह जो है वो किस तरह से देखने को इस समय आपको मिल रहा है? जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा। सावन माह जिस तरीके से परिवर्तन होता है, जीवन में नया उत्साह होता है, उसी तरीके ये मास आता है। गर्मियों के बाद जब सावन आता है तो हर तरफ हरियाली आती है। यही हरियाली जीवन में भी एक नई उमंग लेकर आती है और कांवड़ यात्रा जब निकलती है उसके लिए खास तौर से विशेष जो प्रबंध किए गए हैं उनमें सुरक्षा की व्यवस्था हो, उनके खान पान की शुद्धता की व्यवस्था हो, साफ सफाई की व्यवस्था हो, ये सारी व्यवस्थाओं सुचारू रूप से करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ साथ पुलिस की 24/7 पेट्रोलिंग रहेगी और इसके साथ साथ जो कांवड़ यात्रा मार्ग होता है उत्तर प्रदेश में, खासतौर से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो कांवड़ यात्रा निकलती है उसमें से अन्य राज्य भी इनका सहयोग लिया गया है। खासतौर से रियल टाइम मैसेज मैनेजमेंट का काम किया जा रहा है। जब चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी ने मीटिंग की अभी 2 दिन पूर्व मेरठ में, तो वहां पर उन्होंने अन्य राज्यों के अधिकारियों के साथ भी बैठक की। राजस्थान, दिल्ली और हरियाणा से आने वाले जो सीमावर्ती राज्य हैं वहां पर किस तरीके से जो गाइडलाइन है, जो SOPs हैं बनाई गई हैं कि कांवड़ यात्री सुरक्षा पूर्वक, शांतिपूर्वक निकल सकें, उसके लिए एक दूसरे को मैसेज प्रदान करने के लिए विशेष प्रबंध किए गए हैं। ऐसा सिस्टम बनाया गया है, एक कंट्रोल सिस्टम बनाया गया है। जैसा कि मैंने बताया कि 29,000 से ज्यादा CCTV कैमरों के द्वारा निगरानी रखी जाएगी। साथ साथ तकरीबन 400 ड्रोन के द्वारा निगरानी रखी जाएगी और तकरीबन हर 800 मीटर पर 3 पुलिसकर्मी मौजूद रहेंगे। तो आप समझ सकते हैं इस पूरे मार्ग पर, जो इतना लंबा मार्ग होता है, उस पूरे मार्ग पर पूरी तरीके से सुरक्षा व्यवस्था मुस्तैद रहेगी, क्योंकि किसी भी प्रकार से कोई भी छद्म रूप बनाकर कांवड़ यात्रा में प्रवेश न कर सके, इसके भी विशेष प्रबंधन किए गए हैं। खासतौर से सोशल मीडिया पर भी विशेष निगरानी बरती जा रही है। उसके लिए अलग से सेल बनाया गया है कि किसी भी प्रकार से कोई अफवाहों का दौर न फैले। और खुशी का माहौल है ये भक्ति का माहौल है और इस माहौल में किसी भी प्रकार की कोई कमी न रहे। बिल्कुल बिल्कुल विकास, किसी तरह की कोई कमी ना रहे और शासन और प्रशासन की तरफ से अपनी तरह से प्रबंध किए
किए गए हैं। और यही तो वो भक्ति का मार्ग है जहां पर चलकर हर कोई अपने आप को महसूस कर पाता है और शिव की भक्ति में लीन नजर आता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों ही संवाददाता का हमारे साथ जुड़ने के लिए, ग्राउंड जीरो से हमारे दर्शकों के साथ तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और खबरों में बढ़ते हैं आगे। आपको बताएं कि एक देश एक चुनाव कराने की योजना पर विचार करने के लिए गठित संसद की संयुक्त समिति की अगली अहम बैठक आज होगी। बैठक के दौरान सुप्रीम कोर्ट के 2 पूर्व मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति DY चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति JS खेहर समिति के सदस्यों के साथ बातचीत करेंगे। ये बैठक नई दिल्ली स्थित संसद भवन एनेक्सी में आयोजित की जानी है। इस बैठक का उद्देश्य संविधान 129वां संशोधन विधेयक 2024 और केंद्र शासित प्रदेश कानून संशोधन विधेयक 2024 पर गहन विचार विमर्श करना है, जो देश में एक समान और एक साथ चुनाव की दिशा में अहम कदम माने जा रहे हैं। बैठक में भाग लेने वाले अन्य प्रमुख विशेषज्ञों में पूर्व राज्यसभा सांसद और संसद की विधि और न्याय से जुड़ी स्थायी समिति के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर EM सुदर्शन नचियप्पन शामिल होंगे। उनके अलावा डॉक्टर वीरप्पा मोइली, जो कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री, पूर्व केंद्रीय कानून मंत्री, द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग के अध्यक्ष और संसद की वित्त समिति के पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं, वो भी समिति से संवाद करेंगे और अपने सुझाव देंगे। और नया सवेरा में फिलहाल रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। सर बेरी पुलाव ट्राई करो, मस्त है। कैसा है? अरे उसको काहे को घूरता है? टिप्स इग्नोर करने का, अपना दिमाग लगाकर ऑर्डर देने का। मार्केट का स्टॉक टिप्स बहुत लोग देता है, डेंजरस हो सकता है। कंपनी और रिस्क पूरा समझने का, फिर इन्वेस्ट करने का। सोच कर समझ कर इन्वेस्ट कर। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। और ब्रेक के बाद नया सवेरा में आपका एक बार फिर से स्वागत है। बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण का काम तेजी से जारी है। पुनरीक्षण अभियान के तहत कल शाम 6 बजे तक की अगर बात की जाए तो 66.16% गणना प्रपत्र एकत्र किए जा चुके हैं। मतदाताओं के पास प्रपत्र जमा करने के लिए अभी भी 15 दिन शेष हैं। चुनाव आयोग की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक बीती 24 जून को SIR निर्देश जारी किए जाने के बाद 16 दिनों में 5,22,44,956 गणना प्रपत्र जमा किए गए हैं। SIR प्रक्रिया की शुरुआत से पिछले 16 दिनों की अवधि के दौरान 7.90 करोड़ फॉर्म मुद्रित किए गए और लगभग 98% फॉर्म उन मतदाताओं को वितरित किए जा चुके हैं जिनके नाम SIR आदेश की तिथि तक मतदाता सूची में थे। वहीं इससे पहले कल बिहार में मतदाता सूची विशेष पुनरीक्षण को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट से विपक्ष को झटका लगा है। कोर्ट ने तमाम याचिकाओं पर सुनवाई के बाद अपने अंतरिम आदेश में चुनाव आयोग को राहत देते हुए फिलहाल इस प्रक्रिया पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने अंतरिम आदेश में क्या कुछ कहा है वो आपको बताते हैं। इस मामले में 3 बिंदु अहम हैं। पहला, आयोग का मतदाता विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR करने का अधिकार। दूसरा, SIR की प्रक्रिया। और तीसरा, प्रक्रिया के लिए चुना गया समय। तो अंतिम निर्णय आयोग को लेना है, ये केवल कोर्ट की सलाह है। चुनाव आयोग से सप्ताह भर में हलफनामा दायर करना। 28 जुलाई को इस पूरे मामले की दोबारा सुनवाई होगी। तो 3 बिंदु अहम हैं। और वहीं इस बीच याचिकाकर्ता की ओर से गोपाल शंकर नारायण ने दलील दी कि मतदाताओं को 2 कैटेगरी में बांटा जा रहा है। वो जो 2003 से पहले से वोटर लिस्ट में हैं, उन्हें वेरिफिकेशन की जरूरत नहीं है, जबकि 2003 की प्रक्रिया के बाद जुड़ने वाले वोटर्स से दस्तावेज मांगे जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि 2003 की जो कट ऑफ डेट चुनाव आयोग की ओर से रखी गई है वो मनमानी है, उसका कोई औचित्य नहीं बनता। हालांकि जस्टिस सुधांशु धूलिया ने इस पर कहा है कि आयोग जो कर रहा है वो संविधान के तहत उनका दायित्व है।
आप ये नहीं कह सकते कि ऐसा कुछ कर रहे हैं जो संविधान के तहत अनिवार्य नहीं है। आयोग ने 2003 की तारीख तय की है क्योंकि इससे पहले व्यापक प्रक्रिया की जा चुकी है। उनके पास इसके आंकड़े भी मौजूद हैं। वो फिर से ऐसा क्यों करें? एसआईआर के पीछे चुनाव आयोग के पास एक वाजिब तर्क भी है। ये वाजिब तर्क है कि जस्टिस धूलिया ने याचिकाकर्ता से पूछा कि आप चुनाव आयोग के अधिकार को चुनौती दे रहे हैं या एसआईआर के तौर तरीकों को। इस पर याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि वो आयोग के अधिकारों को चुनौती नहीं दे रहे बल्कि उनकी आपत्ति तौर तरीकों को लेकर है। याचिकाकर्ताओं ने कहा कि चुनाव आयोग अप्रत्यक्ष रूप से नागरिकता सुनिश्चित करना चाहती है जो उनके अधिकारों के दायरे में नहीं आता। इस पर चुनाव आयोग के वकील की दलील थी कि याचिकाकर्ताओं के मुताबिक अगर आयोग को मतदाता सूची तैयार करने या उसमें सुधार का अधिकार नहीं है तो फिर किसी अन्य संस्था को स्थापित कर दिया जाना चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि आयोग की कोई मंशा नहीं है कि किसी मतदाता का नाम हटाया जाए। आयोग धर्म, जाति, क्षेत्र वगैरह वगैरह के आधार पर वोटर्स में भेद कभी नहीं करता। इसी के वकील ने याचिकाकर्ताओं की मंशा पर सवाल उठाते हुए ये भी कहा कि इनमें से कोई भी बिहार में वोटर है ही नहीं जो आयोग के निर्णय से प्रभावित हो। इस तरह की याचिका दायर करते रहते हैं। और ज्यादा जानकारी के साथ पटना से हमारे संवाददाता मधुरेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। मधुरेश, सबसे पहले तो आंकड़ों पर नजर अगर हम डालें तो बड़ी ही तेजी से मतदाता सूची पुनरीक्षण का काम लगातार चल रहा है। वहीं दूसरी तरफ अगर हम सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई की तरफ अगर हम देखें तो वोटर लिस्ट का जो मतदाता सूची का पुनरीक्षण का काम है वो लगातार जारी रहेगा। हाँ बिल्कुल, देखिए मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि पिछले 3 दिनों में लगभग 30% फुल फॉर्म के भरे गए हैं। तो ये अपने आप में बताता है कि जैसे जैसे लोगों में जागरूकता आ रही है, जैसे जैसे लोग इसके बारे में अवेयर हो रहे हैं कि किस तरीके से फॉर्म भरना है, बीएलओज जो है वो डोर टू डोर जा रहे हैं और फॉर्म कलेक्ट कर रहे हैं, तो वैसे वैसे ये जो निरीक्षण का कार्य है उसमें तेजी आ रही है। और सुप्रीम कोर्ट ने भी ये साफ कर दिया है कि अपने अंतरिम आदेश में कि इस प्रक्रिया को रोकने की जरूरत नहीं है। तो निश्चित रूप से जो चुनाव आयोग है और जो बीएलओज हैं वो उनका उत्साह बढ़ा हुआ है। इसके साथ ही जो आम लोग हैं उनको भी फिलहाल कोई परेशानी ऐसी दिख नहीं रही है, क्योंकि आयोग ने ये साफ कर दिया है कि ऑनलाइन या ऑफलाइन वो अभी डॉक्यूमेंट देने की जरूरत नहीं है, सिर्फ फॉर्म भरना है। और फॉर्म भरने की जो प्रक्रिया है वो इसलिए कराई जा रही है ताकि ये पता चल सके कि वो व्यक्ति जीवित है अथवा वो जो यहाँ का वोटर आईडी रखना चाहता है। क्योंकि बिहार में बड़ी संख्या में ऐसे लोग हैं जो कि जिनका जो जन्म स्थान है वो बिहार है, लेकिन वो दिल्ली, बॉम्बे जैसे बड़े शहरों में जाकर के बस गए हैं, वहां घर बना लिया। तो हो सकता है कि कुछ ऐसे लोग हों जिन्होंने वहां की भी वोटर आईडी बना ली हो और अब वहां के वहीं वोट देना चाहते हो। तो ऐसे लोगों की पहचान करना जरूरी है। इसके अलावा मैं एक चीज और यहाँ पे बताना चाहूंगा कि जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आधार कार्ड और राशन कार्ड वगैरह को भी पहचान पत्र में शामिल किया जाना चाहिए। ये पूर्ण रूप से आयोग की मर्जी है कि वो ऐसा करता है कि नहीं करता है। लेकिन हालांकि अभी परेशानी जो हमारी बात हो रही थी आयोग में, उसमें ये निकल के आ रही है कि सीमांचल के क्षेत्रों में जो आधार कार्ड का घनत्व है वो ज्यादा है। मतलब खास करके अगर बात करें किशनगंज में तो 126% के आसपास आधार कार्ड बने हुए हैं। तो ऐसे में आयोग अभी विचार कर रहा है कि किस तरीके से आधार कार्ड को मतलब पहचान पत्र में शामिल करना सही रहेगा कि नहीं, और इससे कहीं जो घुसपैठिए हैं उनको वोट देने का अधिकार न मिल जाए, जिससे लोकतंत्र प्रभावित हो। बिल्कुल, ये जो सैचुरेशन है इसी पर तो सवाल कहीं ना कहीं खड़ा हो रहा है मधुरेश। लेकिन ग्राउंड जीरो से अगर हम आपसे ये जानना चाहें कि मतदाताओं की खास तौर पर अगर बात की जाए तो उनमें किस तरह से उत्साह नजर आ रहा है। मतदाता सूची जिस तरह से अब अपडेट की जा रही है, पुनरीक्षण हो रहा है, उसको लेकर के खास तौर पर मतदाताओं में कितना उत्साह देखने को मिल रहा है। और दूसरी तरफ सियासत तो है ही। देखिए, मैं आपको पहले बताना चाहूंगा कि जब ये मतदाता पुनर्निरीक्षण का कार्य शुरू हुआ था तो उस वक्त विपक्ष की तरफ से बहुत भ्रामक जो मैसेजेस थे वो वायरल किए गए थे, जिसके कारण लोगों में भ्रम की बड़ी स्थिति हो गई थी। लेकिन इस बीच इस पूरी प्रक्रिया को जो जिला प्रशासन है और जो चुनाव आयोग है मिलकर के इसको कैटर किया। ट्विटर से लेकर के रोड तक पर प्रचार किए गए कि
किन डॉक्यूमेंट्स की जरूरत है, क्यों घबराने की जरूरत नहीं है, और ये जो पूरी प्रक्रिया है वो असल में क्या है, जिसके बाद लोगों का विश्वास जगा है। और निश्चित रूप से मैंने जैसा कि अभी आपको कहा कि पिछले 3 दिनों में ही कुल मतदाताओं के 30% लोगों ने इस फॉर्म को भरा है। तो ये बताता है कि लोगों में उत्साह जो धीरे धीरे करके बढ़ रहा है। और जैसी आज मेरी सुबह बात हो रही थी तो चुनाव आयोग की तरफ एक अधिकारी ने बताया कि ये जो आंकड़ा है ये आज निश्चित रूप से 70% को क्रॉस कर जाएगा। तो ये अपने आप में एक बड़ा आंकड़ा है, ये मतदाताओं की बड़ी संख्या है जो पुनर्निरीक्षण के कार्य में हिस्सा ले रही है। और चुनाव आयोग के द्वारा भी कोई ऐसे डॉक्यूमेंट्स नहीं मांगे जा रहे हैं जो किसी के भी पास ना हो। बिल्कुल मधुरेश, तो उत्साह तो है ही, साथ ही साथ एक विश्वास भी है मतदाताओं में। साफ तौर पर ये जो प्रतिशत जो आंकड़े सामने आ रहे हैं वो बता रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मधुरेश तमाम जानकारी हमसे साझा करने के लिए। और नया सवेरा में फिलहाल रुक रहे एक और छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। कहाँ खोया रहता है भाई, हमेशा मोबाइल में घुसा रहता है। आपकी महबूबा देख रहा हूँ, ये सब क्या है भैया? हाँ क्या बाइक थी यार, पिंच एकदम। हाँ बाइकर बनने का सपना जो था, फिर ये डुगडुगी गई कहाँ? पापा के साथ साथ सारे सपने भी चले गए। अब तो बस अपने गैराज में बैठा लोगों की डुगडुगी ठीक करता रहता हूँ। और अपने बच्चों के सपनों के साथ ऐसा कुछ नहीं होने देना। वो कैसे? पहले से लाइफ इंश्योरेंस का टर्म प्लान ले रखा। बड़े भैया, सपनों को रखो सुरक्षित टर्म प्लान के साथ। सबसे पहले लाइफ इंश्योरेंस। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। और ब्रेक के बाद नया सवेरा में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और अब बारी है हमारे खास सेगमेंट अखबारों की सुर्खियों की। तो अखबारों की तमाम सुर्खियों को समेटे हुए स्टूडियो में मौजूद है हमारी सहयोगी भावना। सीधा भावना का ही रुख करते हैं। भावना, अगर आज के अखबारों की बात करें तो वो कौन कौन सी खबरें हैं जो अखबारों में प्रमुखता के साथ प्रकाशित की गई हैं? सुप्रभात। अगर आज के अखबारों की बात करें तो विभिन्न क्षेत्रों की खबरें अखबारों के अलग अलग पन्नों पर प्रकाशित की गई हैं, जिसमें सबसे मुख्य खबर जो हम ब्रेक से जाने से पहले भी बात कर रहे थे वो है बिहार में मतदाता सूची की रिवीजन की। जिस तरीके से SIR की प्रक्रिया इस समय चुनाव आयोग करा रही है बिहार में, और बिहार में इस साल विधानसभा चुनाव भी होने हैं, ऐसे में कल सुप्रीम कोर्ट में एक अहम सुनवाई हुई है जिसमें कई याचिकाएं लगी थी और जिसकी दलील जस्टिस ने धूलिया ने सुनी है और साथ ही अलग अलग बेंच ने सुनी है, जिसमें अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगली सुनवाई अब 28 जुलाई को होनी है। लेकिन साथ ही साथ चुनाव आयोग से जवाब भी मांगा गया है और उसके बदले में चुनाव आयोग ने कहा है कि किसी भी वोटर का नाम बिना सुनवाई लिस्ट के नहीं हटाया जाएगा। इसके साथ साथ आधार और राशन कार्ड पर चुनाव आयोग की एक महत्वपूर्ण मीटिंग होनी है कि आधार कार्ड और राशन कार्ड को क्या उन मुख्य दस्तावेजों में दाखिल करा जाना चाहिए या नहीं। इसके साथ साथ अदालत ने कहा है कि आयोग को जवाब तो देना ही होगा। और याचिकाएं जिन 3 मुख्य बातों पर हैं संध्या, वो ये है कि चुनाव आयोग की शक्ति, उस शक्ति के इस्तेमाल की और इस पूरी प्रक्रिया का समय निर्धारण। लेकिन कोर्ट ने ये कहा है कि जो याचिकाएं लगी हैं उसमें कहीं भी ये नहीं कहा गया कि चुनाव आयोग की इस प्रक्रिया पर अंतिम रोक लगाने की गुहार है। तो ऐसे में जो चुनाव प्रक्रिया की जो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन है वो प्रक्रिया चालू रहेगी, लेकिन 28 जुलाई को अगली सुनवाई होनी है। अगली खबर का रुख करेंगे। अगली खबर ये है अंतर्राष्ट्रीय खबर से, जहां भारत और अमेरिका के बीच में टैरिफ वॉर इस समय जारी है। अमेरिका ने एल्यूमिनियम और स्टील पर भारत पर 50% शुल्क लगाया है। ऐसे में भारत ने WTO में बोला है और अपने प्रस्ताव को संशोधित कर कहा है कि अगर इस तरीके से अमेरिका अपने टैरिफ को आगे बढ़ाता जाएगा तो भारत भी चुप रहने वाला नहीं है। तो भारत ऐसे में बदले में जवाब देगा। और आपको बता दें कि पहले 28 उत्पादों पर लगाया था जवाबी टैरिफ, और साथ ही साथ भारत ने ये कहा है कि इस नुकसान की भरपाई हम करेंगे। और भारत ने इसका जवाब देने के लिए WTO में प्रस्ताव दाखिल किया है और जवाबी टैरिफ लगाने की बात की है। नए प्रस्ताव में कहा गया है कि वे जवाबी शुल्क अपने निर्यात नुकसान से इसकी भरपाई करेगी। अगली खबर का रुख करेंगे। अगली खबर यह है कि अगला दलाई लामा चीन से नहीं, एक स्वतंत्र व लोकतांत्रिक देश से होगा। ये कहना है अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू का, जो ये कह रहे हैं कि अगला दलाई लामा जो होने वाला है वो स्वतंत्र और लोकतांत्रिक देश से होगा। और उन्होंने कहा है कि 14वें दलाई लामा अगले 40 वर्षों तक जीवित रहें, ये उन्होंने मनोकामना की। और खांडू ने यह भी कहा है कि जैसा मैंने कहा है कि दलाई लामा को स्वास्थ्य बहुत अच्छा है, तो वो अगले 40 साल तक जीने वाले हैं, यानी कि 130 वर्षों तक जीने वाले हैं। लेकिन अगले दलाई लामा यानी कि उनका उत्तराधिकारी जो होगा उसकी एक
बेहद ही जटिल प्रक्रिया है, लेकिन जो भी होगा वो बेहद ही स्पष्ट ये कह रहे हैं कि दलाई लामा का जन्म एक स्वतंत्र दुनिया में होगा, और ये बात शायद दलाई लामा एक साक्षात्कार में भी कह चुके हैं। अगली खबर का रुख करेंगे। भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला 14 जुलाई को धरती पर वापस लौट रहे हैं। एक्सयूएम चालक दल ने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर 230 सूर्योदय देखे हैं। साथ ही साथ हमने देखा था कि किस तरीके से मूंग दाल उगाई जा रही है वहाँ पे, और अलग अलग तस्वीरें जो पृथ्वी की हैं वो वहाँ से भेजी जा रही हैं, और जो भी मिशन था वो पूरा करके अब 14 जुलाई को ये पूरा दल जो है वापस आने वाला है। और भारत के लिए गर्व की बात है कि भारत के अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला इस मिशन पर गए हैं। आज विश्व जनसंख्या दिवस है। भारत की आबादी में 2061 के बाद आने वाली लगेगी गिरावट। हमको पता है कि दुनिया का सबसे बड़ा जनसंख्या वाला देश है भारत, और पीयू इंटरनेशनल ने एक रिपोर्ट जारी की है जहां कहा गया है कि 2061 के बाद भारत में जनसंख्या में गिरावट आने लगेगी। और आपको बता दें कि पिछले 75 सालों में दुनिया की आबादी 3 गुना से ज़्यादा बढ़ी है। संयुक्त राष्ट्र ने ये उम्मीद जताई है कि 2100 के बीच इसमें केवल 1.9 अरब की वृद्धि होगी। वहीं दुनिया की आबादी 2084 में करीब 10.3 अरब पर सबसे ज़्यादा होगी, और सदी के अंत तक ये घटकर 10.2 अरब रह जाएगी। यानी कि 3 सबसे ज़्यादा आबादी वाले देश इस समय हैं, भारत, चीन और अमेरिका, जिसमें रिपोर्ट में ये बात आया गया है कि 2061 के बाद इसमें गिरावट दर्ज होगी। जाते जाते एक और खबर का रुख कर लेते हैं। यूं तो सोने की कीमत लगातार बढ़ती जा रही है, लेकिन भौतिक रूप से आप सोना ना खरीदें, लेकिन आप सोने में निवेश ज़रूर कर सकते हैं, और वो है इसका महत्वपूर्ण जरिया गोल्ड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, जिसमें हम देख रहे हैं कि लगातार निवेश बढ़ रहा है। जो लोग भौतिक रूप से सोना नहीं खरीद सकते, उसमें अब ये ट्रेंड लगातार देखा जा रहा है कि ETF के जरिए गोल्ड में निवेश बढ़ रहा है। और गोल्ड ETF एक प्रकार का ऐसा निवेश साधन है जो सोने को भौतिक रूप में खरीदे बिना ही कीमती धातु में निवेश करने का मौका देता है। तो अगर संध्या आज के इन मुख्य अखबारों की बात करें तो ये अलग अलग क्षेत्रों से जो खबरें हैं समाचार पत्रों के अलग अलग पन्नों पर आज प्रकाशित की गई। बिल्कुल भावना, अलग अलग क्षेत्र से हमारे दर्शकों के लिए बहुत ही कम समय में इतनी सारी खबरें समेट के लाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और बढ़ते हैं आगे, और अब आपको दिखाते हैं दुनिया भर की कुछ खास और अहम खबरें। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो और चीनी विदेश मंत्री वांग यी आज मलेशिया में मुलाकात करेंगे। ये दोनों देशों के शीर्ष अधिकारियों की पहली प्रत्यक्ष बैठक होगी, और संभावना जताई जा रही है कि ये राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और शी जिनपिंग के बीच संभावित शिखर वार्ता की भूमिका तैयार कर सकती है। अमेरिकी विदेश विभाग ने कहा है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के अमेरिका फर्स्ट एजेंडे के तहत स्टेट डिपार्टमेंट में व्यापक पुनर्गठन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। विदेश मंत्रालय जल्द ही उन कर्मचारियों को नोटिस भेजना शुरू करेगा जिनकी नौकरियां कटौती की इस योजना से प्रभावित होंगी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कनाडा से आने वाले सामान पर 35% टैरिफ लगाने का ऐलान किया है। ये टैरिफ 1 अगस्त 2025 से लागू होगा। इसके साथ ही अमेरिकी नौवहन और जलमार्ग राज्य मंत्री शांतनु ठाकुर ने कहा कि भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की तरफ बढ़ रहा है, और निर्यात को बढ़ाने में जहाजरानी और जलमार्ग क्षेत्र महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। देश की सबसे बड़ी सरकारी बीमा कंपनी LIC के व्यक्तिगत प्रीमियम सेगमेंट में जून 2025 में सालाना आधार पर 14.6% की मजबूत वृद्धि दर्ज की गई है। नीति आयोग ने एक रिपोर्ट में कहा है कि राज्यों में साइंस एंड टेक्नोलॉजी काउंसिल को मजबूत करना और एक आत्मनिर्भर विकसित भारत के निर्माण के लिए महत्वपूर्ण है। भारत 2025 में खासकर प्रतिभा उपलब्धता के मामले में दुनिया के टॉप 10 टेक मार्केट में शामिल होगा, जिसमें देश के टॉप 6 शहर पहले से ही एशिया प्रशांत क्षेत्र में तकनीकी प्रतिभा अधिग्रहण के लिए टॉप 10 की सूची में शामिल हैं। और अब खबरें खेल जगत से। भारत और इंग्लैंड के बीच लॉर्ड्स में खेले जा रहे सीरीज के तीसरे टेस्ट के पहले दिन का खेल समाप्त होने तक इंग्लैंड ने 4 विकेट गंवाकर 251 रन बना लिए हैं। टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने उतरी इंग्लैंड की शुरुआत खराब रही। नीतीश रेड्डी ने 13वें ओवर में इंग्लैंड को दोहरा झटका दिया। दिन का खेल खत्म होने तक जो रूट 99 और कप्तान बेन स्टोक्स ने 39 रन बनाकर नाबाद थे। विंबलडन में आज पुरुष एकल सेमीफाइनल खेले जाएंगे। पहले सेमीफाइनल में कार्लोस अलकराज का सामना टेलर फ्रिट्ज से होगा।
टेलर फ्रिट्ज पहली बार विंबलडन सेमीफाइनल में पहुंचे। अल्कराज 2 बार के डिफेंडिंग चैंपियन हैं और उनकी नजर खिताबी हैट्रिक पर है। वहीं दूसरे सेमीफाइनल में 24 ग्रैंड स्लैम जीत चुके और 7 बार के विंबलडन चैंपियन नोवाक जोकोविच और यानिक सिनर आमने सामने होंगे। जोकोविच की उम्र 38 साल है, वहीं उनके सामने 23 साल के सिनर होंगे। दोनों के बीच हुए पिछले 4 मुकाबलों में सिनर ने बाजी मारी है। इगा श्वांतेक ने अपने पहले विंबलडन फाइनल में जगह बना ली है। सेमीफाइनल में इगा श्वांतेक ने बालिंडा बेंसिच को 6-2, 6-0 से मात दी। क्ले कोर्ट स्पेशलिस्ट इगा इससे पहले कभी विंबलडन में क्वार्टर फाइनल में आगे नहीं गई थी। 5 बार की ग्रैंड स्लैम चैंपियन इगा श्वांतेक का सामना फाइनल में अनिसिमोवा से होगा। अमांदा अनिसिमोवा ने पहली बार विंबलडन के फाइनल में जगह बना ली है। अनिसिमोवा ने सेमीफाइनल में दुनिया की नंबर 1 खिलाड़ी अरीना सबालेंका को 6-4, 4-6, 6-4 से मात दी। चेक रिपब्लिक की कैटरीना सिन्याकोवा और नीदरलैंड्स के सैम बर्विक ने विंबलडन का मिश्रित युगल खिताब जीत लिया है। इन दोनों खिलाड़ियों का ये साथ मिलकर जीता गया पहला खिताब है। और एक बार फिर बात करते हैं भोलेनाथ की और सावन के महीने की भी, क्योंकि सावन की शुरुआत हो और काशी का जिक्र नहीं हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। आज सुबह से बाबा विश्वनाथ मंदिर में दर्शन करने के लिए भक्तों का तांता लगा हुआ है। कैसी है व्यवस्था, इस पर हमारे संवाददाता ने वाराणसी के मंडलायुक्त एस राजलिंगम से खास बातचीत की है। बात करने के लिए वाराणसी के मंडलायुक्त और काशी विश्वनाथ ट्रस्ट के चेयरमैन एस राजलिंगम जी। राजलिंगम साहब, क्या व्यवस्था आपने की है काशी विश्वनाथ मंदिर में सावन में कांवड़ियों के लिए, श्रद्धालु? सावन के दृष्टिगत पिछले सावन की तरह इस बार भी जो बैठकें सभी संबंधित विभागों के साथ जो करते थे हम लोग, वो मीटिंग कर चुके हैं। इसके अलावा श्रद्धालुओं की सुरक्षा के दृष्टिगत जो मंदिर के अंदर की बैरिकेडिंग और भीड़ जो सोमवार को जो बढ़ती है हम लोगों का, तो उसके दृष्टिगत जो चारों तरफ हम लोग गली में भी बैरिकेडिंग और इसके अलावा साफ सफाई व्यवस्था ये गलियों में भी और मंदिर प्रांगण के अंदर भी, उनकी जो मूलभूत सुविधाएं हैं उसकी व्यवस्था, उसके भी पर्याप्त इंतजाम कर लिया। इसके अलावा पीए सिस्टम भी लगी रहेगी ताकि कंट्रोल रूम में बैठते हुए हम किसी भी सेक्टर को हम कंट्रोल कर सकें। इसके अलावा सेक्टर और जोन के रूप में वो विभाजित है और उसमें प्रशासन और पुलिस के अधिकारी और मंदिर के भी लोग उसमें ड्यूटी में रहे। सावन में हम लोग जो व्यवस्था करते हैं वो कावड़ियों के लिए ही करते हैं। उस दिन नॉर्मल दर्शनार्थी भी उसमें क्योंकि अपने आप कम हो जाते हैं, तो व्यवस्था उन्हीं के लिए रहेगी। इसलिए अगर मार्कंडेय महादेव की बात करें, जो आने का और जाने का भी रास्ता अलग अलग करते हैं, जो सामान्यतः उस मंदिर में नहीं रहता है क्योंकि वो मंदिर छोटा है, तो एक साइड से आना और दूसरे साइड से आने के लिए। सो इस तरह की जो भी श्रद्धालु भी आते हैं और जो हमारे कांवड़ियों भी जो आते हैं वो सीधे ले जाके अपना जल चढ़ा सकते हैं। जितने भी श्रद्धालु आएंगे, हम लगभग सोमवार को 10 लाख भीड़ के हिसाब से हम प्रबंधन किए। सोमवार का विशेष महत्व होता है सावन में, और उस दिन प्रशासन ने 10 लाख मानकर चल रहे हैं कि इतने श्रद्धालु और कांवड़िए आएंगे जिनके लिए व्यवस्था की गई है। साथ ही अलग अलग द्वार बनाए गए हैं जिससे वो प्रवेश कर सकें और निकलने की भी अलग द्वार से व्यवस्था रहेगी। डॉक्टर रिकेश बहादुर सिंह गौतम, डीडी न्यूज, वाराणसी। तो शिव भक्तों के लिए हर जगह विशेष प्रबंध किए गए हैं। आइए खबरों में बढ़ते हैं आगे और देश के कई राज्यों में किस तरह है मौसम का हाल वो भी आपको बता देते हैं। दरअसल बारिश का कहर लगातार जारी है और मौसम विभाग ने उत्तर पश्चिमी हिस्से में अगले 2 से 3 दिनों के दौरान बहुत भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। वहीं मध्य भारत में अगले 4 से 5 दिनों के दौरान बहुत तेज बारिश जारी रहने की संभावना जताई गई है। पूर्वोत्तर भारत में भी अगले 7 दिनों के दौरान गरज के साथ बारिश जारी रहने की संभावना है। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, मध्य प्रदेश, विदर्भ, छत्तीसगढ़ और झारखंड में भी मूसलाधार बारिश का अलर्ट है।
वहीं उत्तराखंड में कई नदियां उफान पर हैं और भूस्खलन के चलते सैकड़ों सड़कें बंद हो गई हैं। मौसम विभाग ने अगले 5 दिनों तक भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। खासकर बागेश्वर, नैनीताल और पिथौरागढ़ जैसे जिलों में हालात गंभीर बने रहने की आशंका है। राज्य सरकार ने राहत और बचाव कार्य के लिए 650 से ज्यादा जेसीबी मशीनें तैनात कर दी हैं, जबकि केंद्र सरकार ने एसडीआरएफ के तहत राज्य को 455 करोड़ रुपए की मदद दी। को बता देते हैं न्यूनतम और अधिकतम तापमान। तो नया सवेरा में आज बस इतना ही, लेकिन जाते जाते आपको छोड़े जा रहे हैं तमिलनाडु के थुथुकुडी में अरुलमिगु सुब्रमण्यम स्वामी मंदिर की झलकियों के साथ, जहां श्रद्धालु भगवान मुरुगन के दर्शन के लिए मंदिर के पास के समुद्र तट पर एकत्रित हुए हैं। आप लीजिए इन दृश्यों का, इन झलकियों का आनंद। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार। नया सवेरा के प्रायोजक